हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 02। लिख देते हैं लेक्चर 02। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फोर्स का वेक्टर, ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर फॉर्म। ठीक है। थोड़ा सा ये टफ है, लेकिन ये टफ नहीं होगा, मैं इसको डील कर दूंगा एकदम बढ़िया से। ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, मस्ती करना बंद कर दो, बस 30 मिनट और इस लेक्चर को कर लेते हैं समाप्त। ठीक है। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पिछला लेक्चर भी मिल जाएगा। और जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, फटाफट उस लेक्चर को कंप्लीट करो, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि इसमें पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की जो वैल्यू है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कैसे आया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हैं, वो जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप अपना नाम सेंड कर सकते हैं, अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम, ग्रेविटेशन। और उसी समय आपको प्रोवाइड होगा नोट्स, इसका नोट्स और इसका कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जो कुछ आपके एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है। तो बढ़िया से एकदम तैयारी करो ग्रेविटेशन की। ठीक है। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन सीट मिल जाएगा आपको। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, मस्ती करना बंद कर दो। सर कितनी बार बोलोगे, कॉपी पेन लेके बैठे हैं। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 2 हमने थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, ग्रेविटेशन की थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेविटेशन क्या होता है। हमारे यूनिवर्स में प्रत्येक दो बॉडी के बीच में ये फोर्स लगता है। ग्रेविटेशन ये नहीं समझोगे कि पृथ्वी लगाता है। कितने लोग समझते हैं ग्रेविटेशन का मतलब पृथ्वी खींचती, नहीं। ग्रेविटेशन प्रत्येक दो बॉडी के बीच में वो फोर्स लगता है। प्रत्येक दो बॉडी के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल पृथ्वी से रिलेटेड नहीं है, ये प्रत्येक बॉडी के बीच में लगता है, प्रत्येक दो बॉडी के बीच में लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे यूनिवर्स में प्रत्येक दो बॉडी के बीच में लगता है, और अट्रैक्टिव फोर्स, उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं ग्रेविटेशन। और मैंने प्रूफ किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, F इक्वल टू जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। आया कि नहीं आया समझ में। जहां पे G जो होता है ना, वेयर कैपिटल G इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी ड्राइव करेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे। सर आपने तो याद करा दिया, इसका प्रूफ नहीं दिया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे होगा। ठीक है। और जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। चलो अच्छा ये बताओ, हमने अभी पढ़ा जस्ट F इक्वल टू होता है, Fg इक्वल टू होता है Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। हाँ सर यही तो लिखे हैं आप। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, Fg r स्क्वायर बटे में m1 m2 इक्वल टू जी। जी की वैल्यू मैंने निकाल ली, जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर, उधर ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है m1 m2, देखो डिवाइड में आ जाएगा। मतलब एफ जी, यहाँ पे ये ए नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एफ जी। ठीक है, आर स्क्वायर। अब बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ये फोर्स है, और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। ये रेडियस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, और इसका मास का होता है केजी, और ये भी केजी।
तो ये हो जाएगा ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही तो टर्म लिखे हैं। जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको नोट करोगे, फटाफट नोट करोगे, फटाफट नोट करोगे। कुछ टर्म्स हैं, चल इसको कर दे रब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो करते हैं रब। देखो थोड़ी सी बात करते हैं वेक्टर फॉर्म, ग्रेविटेशनल इन वेक्टर फॉर्म। ग्रेविटेशनल इन वेक्टर फॉर्म, देखो ये फोर्स है ना एक्चुअली, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी ही होगी। ये थोड़ा सा टफ है, कोई बात नहीं। एफ जी इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या मतलब, इसका मतलब क्या है तो देखोगे। ये मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास m1 है, और ये एक बॉडी है जिसका मास m2 है, सॉरी m2, ठीक है, और इसका ये सेंटर है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या, मैनेज कर लोगे आप लोग, मेरे को यहाँ से सीधा टेढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, शायद बहुत टेढ़ा है क्या, नहीं कर लोगे आप लोग, ठीक है। ये डिस्टेंस ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर, कोई बात नहीं। ये मास बॉडी इसको खींचेगा और ये मास बॉडी इसको खींचेगा। ये फोर्स F1 से खींचेगा, ये फोर्स F2 से खींचे। अब सोच लो, अब सोच लो कि एक बहुत छोटा मास है और एक बहुत बड़ा मास है, तो जिसका मास बड़ा वो फोर्स ज्यादा से खींचेगा, मतलब ये मास ज्यादा है तो इसको ज्यादा से खींचेगा उसको, और ये मास छोटा है तो इसको थोड़ा सा कम से खींचेगा। लेकिन हाँ, ये फोर्स अलग लगाएगा, ये फोर्स अलग लगाएगा। बात आई समझ में? तो ये फोर्स F1 से लगा रहा और ये फोर्स F2 से, ठीक है। तो लिखेंगे क्या इसको, F1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब F1 खींच रहा है किसको, 2 को, इज माइनस F21। इसका मतलब है F फोर्स लग रहा पहले बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, फोर्स लग रहा दूसरे बॉडी पहले बॉडी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये इसको F1 से खींच रहा और ये इसको F2 से खींच रहा। तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े हो ना, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको लिख लोगे, ठीक है। यही है वेक्टर फॉर्म, इससे ज्यादा नहीं जानकारी देंगे, क्लास 9 में इससे ज्यादा जानकारी नहीं देंगे। एफ जी इन वेक्टर फॉर्म, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स आपसे पूछ देगा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब थोड़ी ना पृथ्वी ये बॉडी इसको खींच रही तो इधर से खींच रही, एक फिक्स डायरेक्शन में खींचेगी। आया समझ में? हाँ बिल्कुल। चलो फटाफट लिख लोगे, इसको करने वाले हैं रब। थोड़ा सा रिलेशन पढ़ लेते हैं, रिलेशन ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक ही रिलेशन है शायद, एक या दो है, ठीक है। चल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली प्रॉपर्टी, इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, ये फोर्स कहां से लगता है, मास के सेंटर से, ठीक है। ये सेंट्रल फोर्स है, सेंटर से खींच रहा होता है, ठीक है। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। दूसरा, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स।
अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव करेगी। इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा पॉइंट लिखोगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बात करता हूं यहीं पे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स आपसे पूछा जाए, मैग्नेटिक फोर्स और वर्सेस पूछ देगा आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या अंतर है? तो देखो, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बट ये भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मालूम है ना? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये रिपल्सिव फोर्स भी होता है, और रिपल्सिव फोर्स, बट it doesn't repulsive फोर्स। ये जो होता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन ये रिपल्सिव फोर्स नहीं है। केवल क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट भी करता है, रिपल्सन भी करता है। तो दो पॉइंट समझ में आ गया। इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, और इट डजंट डिपेंड ऑन एनी मीडियम, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये फोर्स जो है ना, किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, इट डजंट डिपेंड ऑन एनी मीडियम, इट डजंट डिपेंड ऑन एनी मीडियम, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। और दिस फोर्स वैलिड फॉर पॉइंट मास, ये किस पे वैलिड है? पॉइंट मास पे वैलिड है। अभी पता है ना पहले ही कि एक बॉडी को बहुत छोटा होना पड़ेगा और एक बॉडी को सिग्निफिकेंस ऑफ हैवी बॉडीज, ये 5 पॉइंट लिख लोगे। ये सेंट्रल फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इट वैलिड फॉर पॉइंट मास, सिग्निफिकेंस ऑफ हैवी बॉडी। और एक बॉडी को बहुत बड़ा होना पड़ेगा और दूसरे बॉडी को बहुत छोटा होना पड़ेगा। इट इज अ वीकेस्ट फोर्स। देखो, ये जो फोर्स है ना, वीक है, इट इज वीकेस्ट फोर्स। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक के पता है 10 के पावर 36 टाइम छोटा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 10 टू द पावर 36 टाइम्स छोटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बुक में नहीं मिलेगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10 टू द पावर 36 टाइम्स छोटा होता है, और 10 टू द पावर 36, ठीक है, और 38 टाइम्स स्मॉलर फोर, मतलब 38 टाइम्स होता है न्यूक्लियर फोर्स से। अब पता है ना न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जो बांध के रखता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। उस फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स।
बात समझ में आई? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना कमजोर होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कितने टाइम्स 10⁻36 टाइम्स, और न्यूक्लियर फोर्स से भी बहुत छोटा होता है कितने टाइम्स 10⁻38 टाइम्स। चलो फटाफट कर लोगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो फटाफट, अरे जल्दी करो भाई जल्दी करो। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। टुरुरुरुरु टुरुरुरु ला 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 टुरुरुरु। अरे क्या सर, देखो एक्चुअली चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो ये सब, अरे फालतू जी उड़ जा। देखो देखो हाँ लिखोगे लिखोगे मास ऑफ अर्थ ME, मास ऑफ अर्थ। फटाफट थोड़ा पानी पी लें। देखो मास ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ, R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁵, 10⁶, ठीक है, इतना मीटर, इतना मीटर। चलो लिख लो फटाफट। 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अब चलो मैं बात करता हूं, एक मान लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, एक बात करिए, एक क्वेश्चन है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉल है, ठीक है, मतलब पृथ्वी के सरफेस पे, ठीक है, मैं इसको रहने देता हूँ, इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा फील लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नहीं रहने देते इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लेक्चर नंबर 3 में फील लेंगे कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द सरफेस, एट सरफेस के लिए होता है। इस लेक्चर को यही करते हैं समाप्त, ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट सरफेस के लिए क्यों होता है पूरा फील्ड से पढ़ेंगे, और केवल बात करेंगे अगले लेक्चर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, केवल इसी की बात करेंगे। चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो, ठीक है, टाटा बाय बाय, सी ऑल ऑफ यू।